गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आराम से आप लोग मेहनत में लगे होंगे। समय धीरे धीरे एग्ज़ाम का करीब आ रहा है। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल जी तोड़ मेहनत भी कर रहे होंगे और मेहनत करना भी चाहिए, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट है हम लोगों के मेहनत करने का। इस समय में किया हुआ मेहनत एग्जैक्टली एग्ज़ाम को टच करती है। तो अभी आपको मार्क उठाने का जो सबसे आसान तरीका है, वो आसान तरीका ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। रिवीजन जितना ज़्यादा होगा, नज़दीकी समय में ताज़ा रहेगा, और जब ताज़ा रहेगा तो आप आराम से उन बातों को नोट कर सकते हैं, वहाँ जाकर के लिख सकते हैं। और हम जिस अकॉर्डिंग लिखेंगे उसी अकॉर्डिंग हमें मार्क भी आने वाला है। तो इसलिए हम लिखेंगे ज़्यादा, लिखेंगे पूरा, तो एग्जैक्टली उम्मीद है कि मार्क भी मिलेगा पूरा। और लिखेंगे पूरा तब जब हम कमांड करके जाएंगे पूरा। और कमांड करके जाएंगे पूरा कब? जब आप तैयारी करेंगे पूरा, मतलब दिन रात एक करके भागदौड़ में नहीं जाएंगे, और चुपचाप जिस सब्जेक्ट में जो कॉपी आपको पढ़ाया गया है उन कॉपी को आप दिन रात एक करके बस जितना ज्यादा हो सके रिवीजन करना है। चीजों को जितना ज्यादा आप सर्कुलेट करोगे, चीजों को जितना ज्यादा आप दोहराते रहोगे, तेराते रहोगे, दिन में कई बार चीजों को जब मथेंगे तो मथने के बाद हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ उसका निचोड़ बचेगा। और वही जो निचोड़ बचेगा ना फाइनल, वही ले जाएंगे हम एग्जाम में। और एग्जाम में हम जाने वाले हैं, मेरा कॉपी नहीं जाने वाला है। जो आपके पास सार कॉपी है, आप बहुत मोटे तगड़े हो गए, नहीं, इससे हमारा रिजल्ट नहीं आने वाला है। रिजल्ट इस बात से आने वाला है कि हमने कॉपी के कितने परसेंट बातों को अपने दिमाग में रख लिया। एग्जैक्टली समय ज्यादा दीजिए रिवीजन पे, भागदौड़ में नहीं, इधर उधर में नहीं, दिन रात अभी रूम लॉक करें और सेल्फ स्टडी ज्यादा से ज्यादा करें और रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करें। जो भी डॉट आता है तो डॉट के लिए हमने आपको टाइम बता दिया है ग्रुप में, उस टाइम में आप आराम से हमें डॉट भी शेयर कर सकते हैं। और आप जो अभी छोटा मोटा बात हम बता रहे हैं इसको कंटिन्यूटी बना के देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पे लगे रहिए। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे? बीसी एसएससी तक की बातों को पढ़े थे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड। हमने बोला था कि उसका एग्जाम्पल आप लोग याद कर लीजिए। और क्रिस्टलाइन एमोर्फस का एग्जाम्पल जब हो गया, उसके बाद हमने बताया था आपको क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड में डिफरेंस क्या होता है। और जब क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड में डिफरेंस आपको हो जाए, तो डिफरेंस खत्म होने के बाद आपको बताया था हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। वो हाइड्रोजन बॉन्ड का टॉपिक याद रखिएगा। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाए तो बताया था कॉर्नर की संख्या 8, फेस की संख्या 6, एज की संख्या 12, बॉडी सेंटर की संख्या 1, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2, एज का कंट्रीब्यूशन 1/4 और बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना था? 1। इतने चीजों को मैंने बताया था। और साथ में आपको हमने बताया था एक यूनिट सेल के बारे में, यानी एसएससी के बारे में। एसएससी यूनिट सेल के बारे में मैंने क्या बताया था? एसएससी कौन सा यूनिट सेल होता है? तो वह यूनिट सेल जिसमें कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को बनाने वाले अवयव को कहां रखा जाता है? क्यूब के सारे कॉर्नर पे, सारे कॉर्नर पे रखे जाएंगे, तब वो हमारा बन जाएगा एसएससी यूनिट सेल। एक बात ये बताया था। उसके बाद उसमें लैटिस पॉइंट कहां था? सारा कॉर्नर। उसमें जेड का वैल्यू, जेड क्या था? टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में टोटल कितने एटम होते हैं इसी की संख्या कौन बताता है? जेड। और एसएससी में जेड का मान कितना था? 1/8 गुना 8, तो कितना आएगा? 1 आएगा। एसएससी में जेड का मान 1 था। एसएससी का टचिंग कंडीशन का फॉर्मूला हमने आपको बताया था A बराबर 2R। एसएससी में टचिंग कंडीशन का फॉर्मूला A बराबर 2R, जहां पे A क्या होता है? एज लेंथ ऑफ क्यूब, और R क्या था? रेडियस ऑफ एटम था। इसके बाद टचिंग कंडीशन के बाद आपको पता होगा कि आप ये पैकिंग फ्रैक्शन की बात किए होंगे एसएससी में, तो 52% जगह भरा होता है और बाकी का इसका 48% जगह क्या होता है? खाली होता है। एम्प्टी स्पेस 48% और ऑक्युपाइड स्पेस, फील्ड स्पेस इसका जो था वो 52% था। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। इसके बाद हमने डेंसिटी का फॉर्मूला बताया था। डेंसिटी का फॉर्मूला एससीसी हो या बीसीसी हो, सबके लिए लागू होता है। ये एफसीसी हो, डी बराबर क्या होता है? जल्दी बोलिए। ZM बटा AQ/NA। और टचिंग कंडीशन इसमें एससीसी में क्या था? A बराबर 2R था। ए क्या होता है? क्यूब क्या? भुजा की लंबाई, और AQ कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब,
और Na का वैल्यू जानते हैं ना 6.022 गुना 10 का पावर 23, और एसएससी में Z का मान कितना 1, और M क्या होता है मोलर मास, D होता है डेंसिटी। इसके सवाल का प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा क्योंकि आज तक बोर्ड के एग्जाम में डेंसिटी के फॉर्मूला से सवाल न्यूमेरिकल कभी नहीं आया। तो सॉलिड स्टेट से न्यूमेरिकल लगभग ना के बराबर बोर्ड के एग्जाम में आते भी हैं, ना के बराबर इसका मतलब नहीं आते हैं। न्यूमेरिकल के लिए अगर बात किया जाए तो लिक्विड सॉल्यूशन का थोड़ा मोलरिटी का कॉन्सेप्ट, मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, ये थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। और इधर सॉलिड स्टेट में तो न्यूमेरिकल पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है, थ्योरी पे फोकस करना है, और जो थ्योरी बता रहे हैं बस हल्के हल्के थ्योरी को ही आपको रिवीजन करना है। चलिएगा, आज हम लोग देखते हैं बीसीसी और एफसीसी। बीसीसी यूनिट सेल, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां से बीसीसी यूनिट सेल। बीसीसी यूनिट सेल, बीसीसी का पूरा नाम आप जानते होंगे ना, बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल यूनिट सेल होता है बीसीसी, बॉडी सेंटर वाला। तो बीसीसी में क्या होता है खासियत, नाम है इसका बॉडी सेंटर, इसका मतलब कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर पे रहेगा। बनाने वाले अवयव कहां रहेंगे, कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर पे। तो कॉर्नर आप जानते हैं कितना होता है 8, कंट्रीब्यूशन 1/8। तो बोलिए 1/8 कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन की अगर बात किया जाए तो कॉर्नर होते हैं 8 और कंट्रीब्यूशन 1/8, तो 8 और 1/8 कट जाएगा तो कितना बचेगा 1, और ये कॉर्नर हो गया। और बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1 और बॉडी सेंटर की संख्या भी 1, तो दोनों गुना करेंगे 1, तो एक एटम कॉर्नर से एक एटम बॉडी सेंटर से मिला के कितना हो जाएगा 2, यानी बीसीसी में Z का मान कितना होता है 2 होता है। बीसीसी में Z का मान कितना 2। तो ये सब चीजें हैं इसमें। चलिए, सबसे पहले बीसीसी में अगर बोला जाए लैटिस पॉइंट कहां रहेगा, लैटिस पॉइंट का मतलब बनाने वाले अवयव को किस जगह पर रखा गया। तो बीसीसी में जल्दी बोलो, बनाने वाले अवयव को कहां रखते हैं आप, कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर पे। तो सबसे पहला पॉइंट ये लिखिए, इसका लैटिस पॉइंट क्या होगा, लैटिस पॉइंट, बीसीसी का लैटिस पॉइंट क्या क्या है ये बताना है। तो बोलिए बीसीसी का लैटिस पॉइंट क्या होता है, तो हम लिखेंगे कॉर्नर से पहले लिखते हैं इसे ऐसे, ऑल द कॉर्नर्स एंड बॉडी सेंटर, सारे कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर पे रहेंगे। तो अगर बनाने वाले अवयव सारे कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर पे रहता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बीसीसी यूनिट सेल बोलते हैं। चलिए, बीसीसी में गोला कहां रहेगा, कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर पे, फिगर का कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद अगर बोला जाए Z का मान क्या होगा, तो बोलिए बीसीसी में Z का मान, कोना का कंट्रीब्यूशन होगा 1/8 और ऐसा कितना 8 कोना, प्लस फेस का बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1 और संख्या भी 1 है। तो बोलिए ये 8 कट जाएगा, कितना होगा 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, यानी ये जो हिस्सा है ये कहां से आता है, कॉर्नर से आता है। और ये 1 × 1 कहां से आता है, ये आता है आपका बॉडी सेंटर से, कॉर्नर से एक आता है प्लस बॉडी सेंटर से भी एक आता है। तो बीसीसी में Z का मान 1, लैटिस पॉइंट निकल गया, कॉर्नर निकल गया। अब एक लिख लीजिए टचिंग कंडीशन की अगर बात हो कि टचिंग कंडीशन कहां रखा जाए, टचिंग कंडीशन, तो टचिंग कंडीशन का फॉर्मूला था बीसीसी में, याद होगा ना, √3a बराबर कितना होता है 4r, √3a बराबर 4r। बीसीसी में टचिंग कंडीशन √3a बराबर 4r। जहां पर अगर बोला जाए वेयर, बताइए a क्या होता है, a बराबर एज लेंथ ऑफ क्यूब, एज लेंथ ऑफ क्यूब का एज लेंथ क्या है वो a बताता है, a एज लेंथ ऑफ क्यूब है, या इसे साइड ऑफ क्यूब के भुजा की लंबाई बोलते हैं। और बोलिए r क्या होता है, r होता है आपका रेडियस ऑफ एटम। r क्या होता है बोलिए, r होता है आपका रेडियस ऑफ एटम, एटम का रेडियस क्या होता है r होता है। ये टचिंग कंडीशन का है बीसीसी में बनाने वाले अवयव को कहां रखा जाता है, कॉर्नर के साथ बॉडी सेंटर पे रखा जाता है। Z का मान क्या होता है, कोना से आएगा 1/8 × 8 प्लस बॉडी सेंटर से आएगा 1 × 1,
यानी Z का मान डायरेक्ट बोलिए 2 होता है बीसीसी में। Z क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में टोटल एटम कितने होते हैं, यानी बीसीसी में एटम की संख्या, बॉडी सेंटर यूनिट सेल में एटम की संख्या कितना होता है? 2 होता है। बीसीसी का टचिंग कंडीशन का फॉर्मूला √3 बराबर 4R। यहां अगर ए दिया जाए आर निकाल लेंगे, आर दिया जाए ए निकाल लेंगे। ए क्या होता है? क्यूब के भुजा की लंबाई। आर क्या होता है? रेडियस ऑफ एटम। तो ए है एज लेंथ ऑफ क्यूब, क्यूब के भुजा की लंबाई, और आर क्या है? रेडियस ऑफ एटम, यानी गोला का रेडियस क्या होगा, एटम का रेडियस क्या होगा, बनाने वाले अवयव का रेडियस क्या होगा। इतना के बाद बीसीसी में टचिंग कंडीशन के बाद आप पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लीजिए। पैकिंग फ्रैक्शन देख लीजिए। पैकिंग फ्रैक्शन की अगर बात किया जाए, यहां पे लिखा जाए पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन बीसीसी में कितना याद होगा ना? बीसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन होता है 68%। इसका मतलब क्या हुआ? बीसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन 68%। इसका मतलब हुआ कि बीसीसी में जितने भी टोटल जगह होते हैं उसका 68% जगह भरा होता है, और बाकी का 68 निकल गया तो 32 बचा ना, तो बाकी का 32% जगह क्या होता है? खाली होता है। 68% जगह अगर भरा है तो बाकी का 32%, 32% जगह क्या होगा? खाली होगा। तो बीसीसी में ये लीजिए 68% जगह, 68% ऑक्युपाइड होता है। ऑक्युपाइड समझते हैं ना? 6 का हुआ ऑक्युपाइड होता है। तो बाकी 100 में 68 अगर भरा गया तो बाकी 32% अनऑक्युपाइड। अनऑक्युपाइड, अनऑक्युपाइड बोलिए, या इसी को बोलते हैं एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब खाली होता है। बीसीसी में कितना परसेंट जगह? 68% जगह भरा होता है, और बाकी का 32% जगह खाली होता है। तभी ना 68 और 32 मिला के कितना होगा? 100। यानी अगर 100 जगह है, 100 यूनिट का जगह है, उसमें 68 यूनिट भरा होगा और बाकी का 32 यूनिट क्या होगा? खाली होगा। ये सब ऑब्जेक्टिव के पॉइंट है। सॉलिड स्टेट से ज्यादा ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव के सारे पॉइंट को मैं डिस्कस कर रहा हूं। अगला देखिए, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर का बात किया जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर बीसीसी में, बीसीसी का यदि कोऑर्डिनेशन नंबर का बात किया जाए तो बोलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 8। यानी बीसीसी में बॉडी सेंटर पे जो गोला होता है वो 4 गुना नीचे से और 4 गुना ऊपर से टच में रहते हैं, इसी कारण से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 8 हो जाएगा। तो बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। अच्छा, एक डेंसिटी का फॉर्मूला ले लीजिए। डेंसिटी डी बराबर ZM बट्टा AQNA, यह आ जाएगा। जहां अगर बात किया जाए, अगर हम लिखे वेयर, कौन टर्म क्या है? वेयर, तो बोलिए डी क्या होता है? डी होता है डेंसिटी। डी को क्या कहेंगे? डेंसिटी। इसी प्रकार से कोई पूछेगा एम का नाम क्या है, तो एम का नाम है मोलर मास। और ए क्या है? ए है आपका एज लेंथ। एज लेंथ, एज लेंथ का मतलब भुजा की लंबाई, यानी एज लेंथ ऑफ क्यूब, क्यूब के भुजा की लंबाई। और एनए को क्या कहते हैं? एवोगाड्रोस नंबर। जेड होता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल। जेड होता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल। और एनए किसको कहते हैं? एनए कहा जाता है किसको? एवोगाड्रोस नंबर को। एवोगाड्रोस नंबर को। एनए का पूरा नाम क्या होता है? एवोगाड्रोस नंबर। और इसका वैल्यू क्या होता है? 6.022 गुना 10 का पावर 23। देख लीजिए, डी बराबर ZM बटा AQNA। डी का फॉर्मूला होता है डी बराबर ZM बटा AQNA, जहां पर डी का नाम क्या है? डेंसिटी। एम का नाम क्या है? मोलर मास। ए क्या होता है? एज लेंथ ऑफ क्यूब या साइड ऑफ क्यूब, क्यूब के भुजा की लंबाई। जेड क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में टोटल एटम की संख्या कितना है, इसी को तो जेड इंडिकेट करता है।
और Na को कहते हैं एवोगाड्रोज नंबर। ये एवोगाड्रोज नंबर क्या होता है? 6.022 गुना 10 का पावर 23। और एवोगाड्रो नंबर का जो वैल्यू होता है ना, वो एक मोल की संख्या के बराबर होता है। तो एक मोल में भी संख्या कितना होता है? 6.022 गुना 10 का पावर 23 इतना होता है। ये देखिए बीसीसी का पूरा जानकारी है इतना। इसके बाद हम लोग चलेंगे कहां पे? एफसीसी के जानकारी में चलेंगे। ये बीसीसी का जानकारी हमने दिया, इसके बाद हम लोग लिखेंगे एफसीसी का जानकारी। तो अगले बोर्ड पे चलते हैं, एफसीसी की बातों को लिखते हैं। एफसीसी का पूरा नाम याद होगा ना? फेज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। एफसीसी यूनिट सेल। एफसीसी का दूसरा नाम होता है क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग। देखिए फेज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, या इसी को कहा जाता है क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग, सीसीपी यूनिट सेल। क्योंकि क्यूबिक सिस्टम में अब तक जो पैकिंग है एससीसी में था 52%, बीसीसी में 68% और एफसीसी में 74%। तो क्यूबिक यूनिट सेल में सबसे जबरदस्त पैकिंग, सबसे ज्यादा ठूस ठूस कर पैकिंग किसमें है? एफसीसी में है। यानी क्यूबिक सिस्टम का सबसे क्लोजेस्ट पैकिंग एफसीसी में है, इसलिए एफसीसी का दूसरा नाम रखा जाता है सीसीपी। तो चलिए देखिए एफसीसी यूनिट सेल, या इसी को बोलते हैं सीसीपी यूनिट सेल। अगर इसके लैटिस पॉइंट की बात की जाए, इसमें लैटिस पॉइंट का अगर बात किया जाए, लैटिस पॉइंट का अगर बात किया जाए तो बोलिए इसमें बनाने वाले अभी को कहां रखा जाता है? सारे के सारे कॉर्नर पे रहते हैं। ऑल द कॉर्नर्स, ऑल द कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर। ऑल द कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर, सारे के सारे कॉर्नर पे बनाने वाले अवयव रहते हैं तथा सारे के सारे फेस सेंटर पे भी बनाने वाले अवयव रहते हैं। ऑल द कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर, लैटिस पॉइंट का है ऑल द कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर, यानी सारे के सारे कॉर्नर के साथ साथ फेस सेंटर पर भी बनाने वाले अवयव को रखा जाता है। ये हो गया इसका लैटिस पॉइंट। अगला देखिए, इसमें जेड का वैल्यू अगर निकाला जाए, जेड है टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल। तो इसमें कॉर्नर पे कितना रहता है? 1/8 गुना 8 प्लस फेस सेंटर पर कितना रहेगा? फेस पर रहेगा 1/2 और ऐसा ऐसा कितना फेस से फेस। तो सॉल्व करके कितना आएगा? कॉर्नर से आएगा 1 और द्वितीय से और फेस से आएगा 3। तो 1 और 3 को मिला देंगे तो कितना होगा? 4। यानी इसमें बनाने वाले अवयव की संख्या, बनाने वाले एटम की संख्या कितना हो गया? 4 हो गया। जेड का मान 4 हो जाएगा। अब इसके बाद अगर टचिंग कंडीशन का बात किया जाए कि टचिंग कंडीशन कौन एटम कहां रहता है, टचिंग कंडीशन की बात किया जाए तो बताइए टचिंग कंडीशन, छूने वाले एटम, कौन एटम कितना दूरी पे टच करता है? इसका फॉर्मूला होता है √2a बराबर 4r। इसको याद रखेंगे। एफसीसी का टचिंग कंडीशन का फॉर्मूला क्या होता है? √2a बराबर 4r। जहां पर a पता है ना, a क्या है? एज लेंथ ऑफ क्यूब और r क्या होता है? रेडियस ऑफ एटम। अगर इसी को थोड़ा सॉल्व कर दिया जाए तो a बराबर क्या होगा? 4r और बट्टा में क्या आ जाएगा? √2। ये √2 गुना में है तो भागा में चला जाएगा। अब क्या कीजिए आप, ऊपर नीचे √2 से गुना कीजिए, रेशनलाइजेशन कर देते हैं। ऊपर नीचे अगर √2 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर भी √2 हो जाएगा और नीचे भी क्या होगा? √2। बोलिए ये √2 और √2 कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा? 4√2r और बट्टा में कितना हो जाएगा? 2। 2 से 4 कटेगा 2 टाइम्स में तो बन जाएगा 2√2r। यानी इसको सॉल्व किया जाए तो a बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 2√2r। ये बन जाएगा। जहां पे बोला जाए a का नाम क्या है? a होता है एज लेंथ ऑफ क्यूब और r क्या होता है? रेडियस ऑफ एटम होता है। a होता है एज लेंथ ऑफ क्यूब, यानी हम लिखेंगे a क्या होता है? a होता है एज लेंथ ऑफ क्यूब, एज लेंथ ऑफ क्यूब ये होता है। और r क्या होता है? r होता है रेडियस ऑफ एटम, एटम का रेडियस। r होता है रेडियस ऑफ एटम। ये होता है एज लेंथ ऑफ क्यूब, क्यूब का भुजा का लंबाई। और r क्या होता है? रेडियस ऑफ एटम, यानी एटम का रेडियस होता है r। ये देखिए,
तो एफसीसी में लैटिस पॉइंट निकल गया, सारे के सारे कॉर्नर एंड फेस सेंटर। एफसीसी में जेड का मान निकल गया, कोना से 1 आएगा और फेस से 3 आएगा, मिला के हो जाएगा 4। टचिंग कंडीशन की बात किया जाए तो √2a बराबर 4r, a बराबर 2√2r, जहां पे a होता है इज लेंथ ऑफ क्यूब और r क्या होता है रेडियस ऑफ एटम। समझ गए? इन सबको रिवीजन करना है क्योंकि सब कैसे कहां से आता है ना वो सब पढ़ाया हुआ है, बस आपको यहां पे रिवाइज करना है ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, ये एफसीसी का कहानी है। इसमें आप पैकिंग फ्रैक्शन की बात किया जाए, एफसीसी में कितने % जगह भरे होते हैं, अगर बताया जाए कि एफसीसी का कितना % जगह भरा होता है, अगर यह पता करना हो तो एफसीसी में आ जाइए। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन अगर बोला जाए तो बोले कितना % जगह भरा होता है, 74% जगह इसका भरा होता है। इसका मतलब क्या निकला कि 100 यूनिट के जगह में से 74 जगह अगर भरे रहते हैं तो बाकी का 26% क्या होगा, खाली होगा। तो ये ऑक्युपाइड 74% जगह जो होता है वो ऑक्युपाइड होता है। ऑक्युपाइड का मतलब होता है छेका हुआ रहता है, लेकिन बाकी का 26% जगह जो होता है ना वो एम्प्टी रहता है। एम्प्टी का मतलब खाली। खाली किसे कहते हैं? अनऑक्युपाइड को, अनऑक्युपाइड। अनऑक्युपाइड 26% जगह एम्प्टी होता है, खाली होता है, ये इसे कहते हैं अनऑक्युपाइड होते हैं। ले लिए। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर का बात किया जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर का बात किया जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर बीसीसी का कितना होता है, सॉरी एफसीसी का कितना होता है, 12 होता है। और डेंसिटी का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, एसएससी हो या बीसीसी हो या एफसीसी हो, डेंसिटी का फॉर्मूला D बराबर ZM बट्टा क्या होता है, AQ/NA। जहां पे बोलिए D का नाम डेंसिटी, Z का नाम टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल, M का नाम मोलर मास, A होता है एज लेंथ ऑफ क्यूब और AQ को कहते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और Na का नाम क्या होता है, एवोगाड्रोस नंबर, और इसका वैल्यू 1 मोल के बराबर 6.022 गुना 10 का पावर 23 के बराबर होता है। Na का वैल्यू इसी के बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखिए एसएससी में अगर बात किया जाए, यहां देखिए थोड़ा सा लाइन समझने वाला बात मैं बता रहा हूं, एसएससी है, बीसीसी है और एफसीसी है। यही 3 नामी यूनिट सेल होता है क्यूबिक सिस्टम का, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। पैकिंग की बात किया जाए तो एससीसी में कितना %, 52% जगह भरा होता है, और बीसीसी में कितना जगह भरा होता है, तो बीसीसी में 68% जगह भरा होता है, और एफसीसी में कितना % जगह भरा होता है, तो एफसीसी में होता है 74% जगह भरा होता है। एससीसी में 52% जगह भरा होता है, बीसीसी में 68% जगह भरा होता है, और एफसीसी में 74% जगह भरा होता है। और हम आपको यह कहना चाह रहे हैं कि क्यूबिक सिस्टम का देखिए, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक, यानी सारे के सारे यूनिट सेल क्या होते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं। तो क्यूबिक सिस्टम का सबसे जबरदस्त पैकिंग अगर कहा जाए, सबसे ज्यादा ठूस ठूस कर पैकिंग अगर कहा जाए तो किसमें है, एफसीसी यूनिट सेल में है। देखिए ना, एफसीसी का 74% जगह भरा है, इसका मतलब 100 जगह में से 74 जगह भरे होते हैं। तो बोलिए 100 कट्ठा में 74 कट्ठा अगर भर गया तो बाकी का कितना, 26 कट्ठा बचा जो कि खाली है। तो सबसे ज्यादा ठूस ठूस कर, सबसे ज्यादा सटा सटा कर पैकिंग किसमें है, एफसीसी में है। यानी क्यूबिक सिस्टम में सबसे क्लोजेस्ट पैकिंग, सबसे नजदीक नजदीक में ठूस ठूस कर पैकिंग एफसीसी में होता है। इसलिए एफसीसी का दूसरा नाम रखा जाता है सीसीपी, यानी क्यूबिक सिस्टम का क्लोजेस्ट पैकिंग एफसीसी में है। यानी एफसीसी का दूसरा नाम क्या रखा जाता है, सीसीपी रखा जाता है। ले लिए। ये हो जाता है। तो एफसीसी देख लिए। और थोड़ा सा लाइन हेक्सागन के बारे में मैं बता देता हूं। हेक्सागन एंड यूनिट सेल, देखिए अगर हेक्सागनल क्लोजेस्ट पैकिंग अगर लिया जाए, एचसीपी यूनिट सेल,
अगर हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग का यूनिट सेल अगर लिया जाए तो हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग में आप Z का मान लेंगे तो कितना आता है, 6 आता है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर लेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर लेंगे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यूनिट सेल का, यूनिट सेल बोले तब लिखिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 12। हेक्सागोनल यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12। इसका अगर पैकिंग लिया जाए, पैकिंग लिया जाए तो 74% होता है। ध्यान देना, इसका पैकिंग कितना होता है, 74%। ये 3 चीज याद रखिएगा। देखिए हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12। लेकिन अगर 2 डायमेंशन प्लेन में, अगर मान लीजिए 2 डायमेंशनल प्लेन में अगर मान लीजिए आप गोले को सजाते हैं, देखिए ये देखिए हेक्सागन है, ये कैसे हेक्सागन है गौर से देखिए। इसमें दिखाता हूं आपको हेक्सागन। सेंटर मान लीजिए इन सारे ब्लू वाले गोले का, और इसका सेंटर तो सेंटर से मिलाइए, 1 2 3 4 5 6। ये हेक्सागन बन चुका है, हेक्सागोनल यूनिट सेल बन चुका है। तो बोलिए इस पीले वाले गोले को देखिए, पीले वाले गोले को कितने गोले रगड़ रहे हैं, ऊपर से 2, नीचे से 2, आगे से 1, पीछे से 1, टोटल कितना, 6। तो इसमें अगर बोल दिया जाए हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल प्लेन में कोऑर्डिनेशन नंबर अगर बोला जाए, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो जाएगा 6, क्योंकि पीले वाले गोले को 6 गोले रगड़ रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। लेकिन इसी से अगर हम स्क्वायर का निर्माण कर दें, जैसे देखिए एक लाल वाले गोले लिया, इसमें दिया जाए 1 2 3 4 5 देखिए अब ये स्क्वायर कैसे है, थोड़ा ध्यान से देखना। ये 4 गोले कांटेक्ट में है, देखिए ये चारों गोले एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इस लाल वाले गोले को कितना गोला टच कर रहा है, 4 पीले वाले, एक ऊपर एक नीचे एक आगे एक पीछे, 4 गोले हैं 2 डायमेंशनल प्लेन में। तो इस लाल वाले को कितना गोला रगड़ा मार रहा है, 4 गोला। कौन कौन गोला रगड़ा मार रहा है, अगर आप इंडिकेट करना चाहते हैं तो 1 2 3 4, ये चारों गोले इस लाल वाले गोले को रगड़ा मार रहे हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4। और इसका पैकिंग का नाम होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर इसलिए है क्योंकि देखिए ना ये चारों भुजा आपस में बराबर होगा, इसे कहा जाता है SCP। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर का बात किया जाए तो बोलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इस बीच वाले गोले का, इस लाल वाले गोले का कोऑर्डिनेशन नंबर ऊपर नीचे आगे पीछे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होगा, 4। ये इतना सारा जानकारी था। अब देखिए अब आपको रेडियस रेशियो के बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हैं। रेडियस रेशियो भी आपके लिए थोड़ा महत्वपूर्ण होता है, रेडियस रेशियो की बात। तो देखिए रेडियस रेशियो के बारे में अगर बात किया जाए, रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो इसे कहते हैं RR, रेडियस रेशियो।
रेडियस रेशियो क्या होता है? तो कैटाइन का रेडियस और एनाइन का रेडियस, इन दोनों का जो रेशियो आता है ना, इसी का नाम रखा जाता है रेडियस रेशियो। यानी आयनिक सॉलिड का स्ट्रक्चर पता करने के लिए हम लोग रेडियस रेशियो निकालते हैं। रेडियस रेशियो होता क्या है? तो इट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटाइन टू द रेडियस ऑफ एनाइन। कैटाइन का रेडियस और एनाइन का रेडियस, इन्हीं दोनों के रेशियो को रेडियस रेशियो कहा जाता है। तो लाइन लिखेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटाइन टू द रेडियस ऑफ एनाइन। कैटाइन का रेडियस और एनाइन का रेडियस, इसी दोनों के रेशियो को हम लोग किस नाम से जानते हैं? रेडियस रेशियो के नाम से जानते हैं। कैटाइन का रेडियस और एनाइन का रेडियस, इन दोनों के रेशियो को क्या कहा जाता है? रेडियस रेशियो कहा जाता है। अब देखिए लाइन थोड़ा सा, यानी हम लिखेंगे रेडियस रेशियो बराबर क्या होगा? फॉर्मूला बोलिए। फॉर्मूला होगा रेडियस ऑफ कैटाइन, रेडियस ऑफ कैटाइन, और बट्टा में क्या होगा? बट्टा में होगा रेडियस ऑफ एनाइन। रेडियस ऑफ कैटाइन और बट्टा में क्या होगा? रेडियस ऑफ एनाइन। या इसे आप ऐसा लिख सकते हैं आर प्लस, और बट्टा में आर माइनस। आर प्लस, प्लस मतलब कैटाइन, कैटाइन पे कौन चार्ज होता है? पॉजिटिव, और एनाइन पर कौन चार्ज होता है? नेगेटिव। तो आर प्लस का मतलब हुआ रेडियस ऑफ कैटाइन, और आर माइनस का मतलब हुआ रेडियस ऑफ एनाइन। या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, रेडियस ऑफ कैटाइन को लिखते हैं आर सी, और बट्टा में रेडियस ऑफ एनाइन को क्या लिखेंगे? आर ए। रेडियस रेशियो बराबर रेडियस ऑफ कैटाइन बट्टा रेडियस ऑफ एनाइन, यानी आर सी बट्टा आर ए। आर सी बट्टा आर ए, रेडियस ऑफ कैटाइन बट्टा रेडियस ऑफ एनाइन, ऐसे लिखते हैं। अब देखिए, सारे व्हाइट के लिए, लीनियर व्हाइट, ट्रायंगुलर व्हाइट, टेट्राहेड्रल व्हाइट, ऑक्टाहेड्रल व्हाइट, बॉडी सेंटर व्हाइट, फेस सेंटर व्हाइट, कई सारे व्हाइट होते हैं। इन सारे का रेडियस रेशियो का डाटा होता है। मैं पूरे चार्ट को बना देता हूं। चार्ट हालांकि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते, लेकिन ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। एक बार देख करके जाइएगा, चार्ट से क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। पहले ही मैं बोल देता हूं, चार्ट आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण चीज नहीं है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां टाइप्स ऑफ व्हाइट, यहां लिख दिया टाइप्स ऑफ व्हाइट, टाइप्स ऑफ व्हाइट यहां लिख दिया। यहां व्हाइट का नाम, इसमें लिख दिया रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो ये लिख दिया, और यहां पे लिखा व्हाइट का कोऑर्डिनेशन नंबर बोलिए या कैटाइन का कोऑर्डिनेशन नंबर बोलिए, बात बराबर ही होते हैं, क्योंकि कैटाइन हमेशा छोटा होता है और एनाइन हमेशा बड़ा होता है। इसलिए मैक्सिमम टाइम कैटाइन व्हाइट के अंदर में जाता है और एनाइन व्हाइट के बाहर में जाता है। यानी एनाइन बनाने का काम करता है, व्हाइट बनाने का काम करता है, और कैटाइन उस व्हाइट के अंदर में जाता है। तो यहां पे लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटाइन लिखिए या कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ व्हाइट लिखिए, बात बराबर ही होता है। ऐसे अब यहां देखिएगा थोड़ा सा, सारे व्हाइट का नाम मैं लिख रहा हूं। सबसे पहला व्हाइट लिख रहा हूं लीनियर व्हाइट, लीनियर व्हाइट। उसके बाद लिखा ट्रायंगुलर व्हाइट। उसके बाद लिखा टेट्राहेड्रल व्हाइट। उसके बाद लिखा ऑक्टाहेड्रल व्हाइट। उसके बाद लिखा बॉडी
सेंटर वॉइड, उसके बाद लिखा फेस सेंटर वॉइड। अब देखिए लीनियर वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, बॉडी सेंटर वॉइड, फेस सेंटर वॉइड, कई सारे वॉइड हमने लिख दिया। अब लीनियर वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 2, ट्रायंगुलर वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 3, टेट्राहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, बॉडी सेंटर वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और फेस सेंटर वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 12। सारा डिटेल में बताया हुआ है, याद होगा ना। लीनियर, ट्रायंगुलर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर। मेरे विचार से आप ज्यादा नहीं याद करेंगे तो आप किसका, तो 2 का आप याद कर लेंगे। कौन कौन, एक आप याद कर लेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड और एक याद कर लेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल इन दोनों वॉइड को आप मेरे विचार से याद कर लेंगे। ज्यादा आप याद ना करें, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल इन दोनों को याद कर लेंगे। चलिए, रेडियस रेशियो लिखा जाए तो रेडियस रेशियो लीनियर वॉइड का 0 से बड़ा होता है। रेडियस रेशियो, आर का मतलब रेडियस रेशियो, और 0.155 से छोटा होता है। रेडियस रेशियो लीनियर वॉइड का 0 से बड़ा और 0.155 से छोटा होता है। ट्रायंगुलर वॉइड में आ जाइए, रेडियस रेशियो 0.155 से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, और इसका रेडियस रेशियो 0.225 से छोटा होता है। और टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस रेशियो 0.225 के बराबर भी हो सकता है या उससे बड़ा भी हो सकता है, तथा इसका रेडियस रेशियो 0.414 से छोटा होता है। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस रेशियो 0.414 के बराबर भी हो सकता है या उससे बड़ा भी होता है, तथा इसका रेडियस रेशियो 0.732 से छोटा हो। और बॉडी सेंटर वॉइड का रेडियस रेशियो 0.732 से बड़ा भी हो सकता है या बराबर भी होगा, लेकिन रेडियस रेशियो 1 से क्या होता है, छोटा। और फेस सेंटर वॉइड में रेडियस रेशियो किसके बराबर, 1 के बराबर होता है। देख लीजिए, लीनियर वॉइड का रेडियस रेशियो 0 से बड़ा और 0.155 से छोटा होता है। ट्रायंगुलर वॉइड का रेडियस रेशियो 0.155 से बड़ा भी हो सकता है या उसके बराबर भी हो सकता है, तथा 0.225 से छोटा होगा। टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस रेशियो 0.225 के बराबर या उससे बड़ा होगा, तथा 0.414 से छोटा होगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस रेशियो 0.414 के बराबर भी हो सकता है या उससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 0.732 से छोटा होगा। बॉडी सेंटर वॉइड का रेडियस रेशियो 0.732 से बड़ा हो सकता है या उसके बराबर भी हो सकता है, लेकिन 1 से छोटा होगा मेरे भाई। और फेस सेंटर वॉइड का रेडियस रेशियो 1 के बराबर होगा। ध्यान देंगे बच्चे, टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिमाग में डालेंगे और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसको आप याद रखेंगे। चलेगा लाइन। अब देखिए, इतना होने के बाद एक बार हम लोग टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल का फार्मूला पे फोकस करते हैं। हालांकि इनसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन कभी अगर ऑब्जेक्टिव के रूप में अगर डाल दे तो हम लोग उसको सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूं। इन दोनों डाटा को आप याद रखोगे। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। थोड़ा सा आगे अगर बढ़ा जाए तो मान लीजिए हम एक लाइन लिखते हैं, जितना z का मान होता है
उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। जितना z का मान होता है उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, तथा उसका दुगुना टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। जितना z का मान होता है ना उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, उसका दुगुना टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। जैसे अगर बात किया जाए एफसीसी में बात किया जाए तो बोलिए इन एफसीसी यूनिट सेल, और इधर बात कर लेते हैं क्या चीज, इन एचसीपी यूनिट सेल। समझ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूं। बोलिए एफसीसी में z का मान कितना होता है 4, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी उतना ही होता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितना होगा 4, और बोल दिया जाए टेट्राहेड्रल वॉइड तो इसका दुगुना होगा। टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा, इसका दुगुना कितना आएगा 8। जितना z का मान होगा उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, और उसका दोगुना टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। समझ रहे हैं ना। और एससीपी यूनिट सेल में बात किया जाए तो बोलिए z का मान कितना होता है 6, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या कितना होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या भी हो जाएगा 6। और बोलिए टेट्राहेड्रल, तो मैं बताऊं आपको कि टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितना होगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। समझ रहे, जितना z का मान होगा उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, और उसका दुगुना क्या होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। समझ रहे ना, इतने सारे जानकारी है आपके पास। अब देखिएगा, हम लोग थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। इसका ट्रिक होता है कोऑर्डिनेशन नंबर का, कंपाउंड का 5 आयनिक कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयंस इन आयनिक कंपाउंड। हेडिंग हमारा है क्या चीज, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयंस, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयंस इन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकलता है ना, इसके बारे में हमें बातें करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयंस इन आयनिक कंपाउंड, यानी आयनिक कंपाउंड में आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे पता चलेगा, तो बताइए। जैसे NaCl दिया जाए, इसके बाद दिया जाए CaCl, उसके बाद दिया जाए ZnS, उसके बाद दिया जाए CF2, उसके बाद दिया जाए Na2O। NaCl को बोलते हैं रॉक सॉल्ट, CaCl सीजियम क्लोराइड, ZnS को कहा जाता है जिंक ब्लेंड, CF2 को कहा जाता है फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर या Ab2 टाइप स्ट्रक्चर। इसी को Ab2 कहा जाता है, इसी को फ्लोराइड कहा जाता है, फ्लोराइड। इस Na2O को A2B टाइप स्ट्रक्चर कहा जाता है, A2B टाइप स्ट्रक्चर या एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ये रॉक सॉल्ट या सीजियम क्लोराइड या जिंक ब्लेंड, ये कैल्शियम फ्लोराइड या फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर या Ab2 स्ट्रक्चर। Na2O को सोडियम ऑक्साइड बोलते हैं, इसे एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर या A2B टाइप स्ट्रक्चर। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको याद रखना है। यहां पे एक कंपाउंड हमने दे दिया आपको, ये देखिए ये क्या है, ये है आपका कंपाउंड, ये आपका आयनिक कंपाउंड, और यहां है उस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर। कंपाउंड का क्या है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। बोलिए, अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर लिखेंगे NaCl में तो 6 8 8 4 4, और ज्यादा में कम डालो, कम में ज्यादा डालो, यानी छोटका में बड़का डालो और बड़का में छोटका डालो। कैसे, ध्यान देना।
बोले कैल्शियम की संख्या कितना है? 1। यहां 4 थोड़ा सही से लिखिए, 4 4। कैल्शियम की संख्या 1 तो है संख्या कम, और फ्लोरीन का संख्या 2, मतलब फ्लोरीन की संख्या ज्यादा। तो कैल्शियम का संख्या कम, फ्लोरीन का संख्या ज्यादा। तो कैल्शियम का संख्या कम है तो इसमें ज्यादा डाल दीजिए, और फ्लोरीन की संख्या ज्यादा है तो इसमें कम डाल दीजिए। सोडियम का संख्या ज्यादा है तो इसमें कम डाल दीजिए, और ऑक्सीजन की संख्या कम है, ऑक्सीजन की संख्या कम तो इसमें ज्यादा डाल दो। हो गया। यानी NaCl में कोई पूछेगा सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, Cl माइनस का 6। CHCl में पूछेगा CS प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 8, Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर 8। ZnS में पूछेगा Zn प्लस 2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और S माइनस 2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4। CF2 में पूछेगा Ca प्लस 2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और F माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर 4। Na2 में पूछेगा Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और O माइनस 2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 8। इतने सारे कंपाउंड के बारे में हमने आपको जानकारी दिया। अब हमें लगता है सॉलिड स्टेट में बस छोटा सा वीडियो लाऊंगा, डिफेक्ट के बारे में बताऊंगा, उसके बाद ये चैप्टर क्रैश कोर्स का एंड हो जाएगा। इतने चीजों को जितना को मैंने पढ़ाया ना उनको रिवीजन आप करेंगे ज्यादा से ज्यादा। छोटा सा वीडियो एक लाऊंगा, उसके बाद सॉलिड स्टेट आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ाई करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में। वो भी छोटा ही टॉपिक है बोर्ड के दृष्टिकोण से। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग सेल्फ स्टडी करें, इसको एक बार देख लें, इसको एक बार नोट कर लें, स्क्रीनशॉट मैं दे रहा हूं अभी। और उसके बाद चीजों को ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें, क्योंकि अभी का वो वक्त चल रहा है ना आपका कि जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा स्कोर करोगे। झूठे इधर उधर में स्कोर नहीं होने वाला है। स्कोर तभी होगा जब ज्यादा से ज्यादा आप लिखोगे, और लिखोगे तब ज्यादा जब आपके अंदर में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट रहेगा। और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपके दिमाग में कब रहेगा? जब आप ज्यादा से ज्यादा कंटेंट लोगे। और कंटेंट ज्यादा कब लोगे? जब ज्यादा वक्त दोगे, ज्यादा बार पेज पलटोगे, ज्यादा बार चीजों को पढ़ोगे, ज्यादा बार चीजों को मेमोराइज करोगे, रिवीजन करोगे, तब जाके आपके माइंड में ना कंसेप्ट पूरा का पूरा बन जाएगा, और तब चीजों को आप आराम से लिख पाएंगे। तो मेरे विचार से आप लोग मेहनत तो कर ही रहे हैं, और जितना मेहनत कर रहे हैं पर डे प्रयास करें कुछ ना कुछ ज्यादा वक्त लेने का। अगर आप आज 8 घंटा मेहनत किए हैं तो कल प्रयास करें कि कल मेरे को 10 घंटा करना है, मेरे को 11 घंटा करना है, मेरे को 12 घंटा करना है। जो 13 घंटा कर रहा है उसको कोशिश करना है कि मेरे को 14 घंटा करना है, 15 घंटा करना है। और अभी का वक्त है ना कि आप ज्यादा से ज्यादा रिविजन करें। बस एक ही सफलता का बस एक ही मूल मंत्र है कि ज्यादा से ज्यादा रिविजन करें, ज्यादा भूल भुलक्कर में ना रहे, चीजों को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे विचार से। ये आपका पहला पेज है। ये ले लीजिए दूसरा पेज, दूसरा पेज, तीसरा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ज्यादा से ज्यादा आप चीजों को रिवीजन करेंगे। हम लोग फिर लगातार अभी मिलते रहेंगे, लेकिन कोऑर्डिनेशन के बाद आपके चीजें लगभग खत्म हो जाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को फोकस करें एग्जाम के लिए। अभी आपको ज्यादा मेहनत करना ही पड़ेगा। मिलते हैं फिर से हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और कोई भी आपको अगर डाउट हो तो बता दिया गया है कि इस समय 11 बजे आप आ सकते हैं, आप डाउट पूछने के लिए आराम से। तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। थैंक यू।